वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एटीटी पाठशाला। मैं आपका दोस्त नासिर आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे क्लास 12 के अंदर फिजिक्स की दो बुक है। उनमें से जो हमारी पहली बुक का जो यूनिट नंबर 1 है स्थिर वैद्युत की, उसी का पहला चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब जब बात स्थिर वैद्युत की ही हुई है, तो आइए जानते हैं स्थिर वैद्युत की होता क्या है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, यहाँ पर स्थिर स्थिर से आपको समझ में आ रहा हो कांस्टेंट, अर्थात रुका हुआ। और वैद्युत का मतलब है आपका आवेश। इसी प्रकार इलेक्ट्रो का मतलब है आपका चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट, अर्थात रुका हुआ। तो भौतिक विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युति कहलाती है। या अगर आप इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। यहाँ पर चार्ज का मतलब आपका आवेश से है, और एट रेस्ट का मतलब रुके हुए से, अर्थात रुके हुए आवेश का अध्ययन ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युति इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत, ये आपकी यूनिट नंबर 1 है, आपके दो चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आपका चैप्टर नंबर 1 जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, और सेकंड चैप्टर आपका विद्युत विभव एवं धारिता। अब चैप्टर नंबर 1 को डिटेल से समझते हैं। जैसा कि चैप्टर 1 का नाम ही है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जब बात वैद्युत आवेश की हो रही है, तो हमको पता होना चाहिए वैद्युत आवेश क्या होता है। तो आइए वैद्युत आवेश के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं आवेश के बारे में, जिसे इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। अच्छा सुनो, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, भैया आप लोगों ने। अच्छा मुझे ये बताओ, पृथ्वी के पास ऐसा क्या है जिसके कारण वो हमें उसके अपने ऊपर चिपकाए रखती है, या हम पृथ्वी की सतह से चिपके हुए हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, पृथ्वी के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वह गुरुत्वाकर्षण बल को उत्पन्न कर रही है, गुरुत्वीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है? तो पृथ्वी के पास बहुत सारा द्रव्यमान है। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी गुरुत्वीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है, और हम पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। चलो उसे भी छोड़ो, हमारे पास ऐसा क्या है कि हम उस गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर रहे हैं? तो आप कहोगे हमारे पास भी द्रव्यमान है। हमारे पास भी द्रव्यमान है, तभी तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अनुभव कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न है, तो उसको अनुभव करने के लिए हमको क्या चाहिए? द्रव्यमान की आवश्यकता। और उसे उत्पन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हुआ? द्रव्यमान किसी प्रकार का मूलभूत गुण हुआ, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और कहीं पर पहले से है तो उसका अनुभव करता है। इसी प्रकार जो आप आवेश है, तो आवेश क्या है? हमारे पास दो क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और कहीं पहले से वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है तो उनका अनुभव करता है, अर्थात वो महसूस करता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, जो कि मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना।
तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है। अच्छा, याद रखना कि जो हमारा आवेश होता है उसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा देखो, जो हमारा आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश। धनावेश को आप धनात्मक आवेश भी कह सकते हो और ऋणावेश को आप ऋणात्मक आवेश भी कह सकते हो। अच्छा, अब आवेश जो है वो वस्तुओं पर किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, अर्थात कौन सी वस्तु पर धनात्मक आवेश है और कौन सी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। कौन सी वस्तु पर धनात्मक आवेश है और कौन सी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है, इसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए हमें आवेश की संकल्पना नामक एक टॉपिक पढ़ना है, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज कहते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। आवेश की संकल्पना, जिसे हम कंसेप्ट ऑफ चार्ज भी कहते हैं। अच्छा, याद रखना, जो आवेश की संकल्पना है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आइए चलिए केमिस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। तो आपके पास एक तत्व है सोडियम। अच्छा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। अच्छा, 11 क्या दर्शा रहा है कि सोडियम के अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो क्या मिलता है? 2,8,1। इसी प्रकार आपका एक तत्व है क्लोरीन, जो कि परमाणु क्रमांक 17। परमाणु क्रमांक कितना है? 17। जेड इक्वल 17 क्लोरीन। अच्छा, यहाँ पर जो 17 क्या दर्शा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 17 है और प्रोटॉन आपके 17 है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूँ तो मुझे मिलता है 2,8,7। अब जो प्रत्येक तत्व है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करना चाहता है? अष्टक। और क्योंकि जब ये अपना अष्टक पूरा कर लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 11 वाले यानी सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन। इसी प्रकार क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन। अच्छा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जरा सुनो। अगर सोडियम अपने बाहरी कोश से ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और इधर क्लोरीन अगर बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अच्छा सुनो, मान लो सोडियम ने अपने बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? इसको मैं जरा नीचे की साइड लिख देता हूँ। तो माना कि इस सोडियम ने अपनी बाहरी कोश से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी आपकी? 11। अच्छा, कौन ज्यादा है? तो प्रोटॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, तो इस पर आएगा प्लस। अच्छा, इधर देखिए, क्लोरीन अपने बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद आपका क्या बनेगा? Cl। अच्छा, इलेक्ट्रॉन
पहले कितने थे? 17। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इसी तरह प्रोटॉन पहले कितने थे? 17, और अभी कितने? 17। अच्छा, कौन ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? एक से ज्यादा तो नहीं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? देखो, ये कोई आयन बना तो इसको हमने धनायन कहा, अर्थात धनात्मक आवेश या धनावेश। ये क्या बन गया आपका? ऋणायन। यहाँ मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई वस्तु धनात्मक या ऋणात्मक कैसे होती है। यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे तो वो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, अर्थात उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो वह ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। अब ये कुछ नोट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अर्थात हमने देखा किसी वस्तु के धनावेशित और ऋणावेशित होने का कारण क्या है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी आवेश की संकल्पना। तो इसके दो कारण है। पहला, कि जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर नाभिकीय बल से बंधा होता है। प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल से बना होता है, इसलिए प्रोटॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरण संभव ही नहीं है। इसलिए हम प्रोटॉन वो आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं देते हैं। अच्छा, इसका सेकंड कारण ये है कि जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 टाइम्स है। अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसका 1837 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान है। इस प्रकार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसलिए आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। इसके ये दो कारण हैं। अब ये आवेश की संकल्पना, ये टॉपिक आपका ये पूरा हो चुका है। आइए अब आवेश के मात्रकों के बारे में बात करते हैं। तो आइए आवेश के मात्रकों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको उसमें सबसे पहले विद्युत धारा का फॉर्मूला बताया गया हो, जो भी होता है आपका धारा इक्वल आवेश बट्टा समय, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। यहाँ पर आई आपका विद्युत धारा, क्यू आपका आवेश, और टी आपका क्या है? समय। अच्छा, यहाँ से क्यू का फॉर्मूला बनाइए। तो क्यू इक्वल क्या है? आई इंटू टी। अच्छा, आई क्या है? आपकी वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक होता है आपका एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है आपका? सेकंड इंटू सेकंड। अर्थात इस प्रकार जो आपका आवेश है उसका एस आई मात्रक क्या हो गया आपका? एम्पियर इंटू सेकंड। अच्छा, इस एम्पियर इंटू सेकंड को हम कूलाम भी कहते हैं, और इसको कैपिटल सी से शो करते हैं। तो एम्पियर इंटू सेकंड का मतलब क्या हो गया? कूलाम। अच्छा, अब आवेश का सीरियस मात्रक क्या होता है? तो आवेश का जो सीरियस मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। आवेश का सीरियस मात्रक स्टेट कूलम होता है। आइए मैं बताऊं। तो याद रखना, इस स्टेट कूलम को
हम एक और नाम से जानते हैं, स्टेट कूलाम को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि आपका ई एस यू। अच्छा, तो ये ई एस यू क्या है? तो यहाँ ई एस यू की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, अर्थात विद्युत स्टैटिक इकाई, विद्युत स्टैटिक इकाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब है, या आप इसको स्थिर विद्युत इकाई भी कह सकते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि एक कूलाम के अंदर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो याद रखना 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं, या आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि एक कूलाम आवेश में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ये आपके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इनको माइंड में क्लियर रखना। अब इसके और भी मात्रक हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो आइए। अच्छा, आवेश का एक सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो जो आपका आवेश है उसका जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है आपका फैराडे। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे, इसे कैपिटल एफ से शो करते हैं। अच्छा, कोई कहे कि एक फैराडे में कितने कूलाम आवेश होता है, तो याद रखना 96500 कूलाम, अर्थात एक फैराडे के अंदर कितने कूलाम आवेश होते हैं। अब इसी को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कहते हैं, नोट पॉइंट में याद रखिएगा। इसी को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश भी कहते हैं। जो एक फैराडे होता है वो क्या होता है, आपके 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इसके कुछ अन्य मात्रक है, उनके बारे में बात करते हैं। जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी होगा, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आपका, फ्रैंकलिन। ठीक है। अब आवेश की कुछ अन्य मात्रक, तो याद रखना आवेश का एक अन्य मात्रक और है, जिसे हम एबी कूलाम या एफ कूलाम के नाम से जानते हैं। और इसे हम ई एम यू भी कहते हैं। तो ई एम यू क्या है, जिस प्रकार आपका ई एस यू था उसी प्रकार आपका ई एम यू होता है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, अर्थात विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई। अच्छा, 1 कूलम, तो सॉरी, 1 कूलम आवेश में अर्थात कितने एफ कूलम होते हैं, तो 1/10 ए बी कूलम या एफ कूलम आवेश होता है। या आप कह सकते हो कि 1 कूलम आवेश के अंदर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है।
तो ये आवेश की कुछ मात्रक थे जिसके बारे में हमने पढ़ा। आपको भी माइंड में क्लियर रखना है कि इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा नोट पॉइंट एज अ फैक्ट मुझे आपको बताना है, उसको याद रखना है, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, तो आइए कुछ नोट पॉइंट एज अ फैक्ट मुझे आपको बतानी है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अर्थात इतना आवेश तो होता है, लेकिन किसमें होता है, माइनस में। और जब बात आती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश आपका होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। बट फर्क क्या दोनों में, तो ये आपका प्रश्न होता है। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान, जो भी होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। आपको ये सभी एज अ फैक्ट याद रखनी है, इनका आपका न्यूमेरिकल में प्रयोग हुआ। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।